जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ पेडागोजी के कुछ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले कई साल पेपर में पूछे जा चुके हैं, कई सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उसी को आपके सामने प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, और साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। तो गणित एक अलंकारिक है, गणित एक या एक तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, यह कठिन है किंतु सरल भी है। अलंकारिक, अलंकारिक जो होता है वो हमारा गद्यांश पद्यांश होता है, ठीक है, गद्यांश होता है। तो यह गणित एक तार्किक है। क्या है? गणित एक तार्किक विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि गणित वह विषय है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हॉगवेन ने कहा था, स्किनर ने, या फिर लॉक, या फिर बेंजामिन पेरिक ने? तो बेंजामिन पेरिक ने कहा कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन किसने कहा था? गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन बेकन ने कहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। बेकन है, ड्यूट है, स्किनर है, या फिर कॉमेट है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है, बेकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सार्वभौमिक होते हैं, ये भी क्लियर है, होते हैं। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं। तो देखिए, जब दोनों में ऑप्शन लिखा गया है तो हम दोनों में से इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? जो विद्यार्थी है वो गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझने लगा है तो वो अवबोधन करने लगेगा। अवबोधन मतलब अपने आप में वो बोधन क्षमता विकसित कर चुका है बच्चा, हमें ये बताना है। तो देखिए, कौशल विकास हम इसे कहेंगे, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग। देखिए, किसी चीज को सीख कर उसका उपयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। और पूर्व ज्ञान दूसरे ज्ञान पर आधारित पहले ज्ञान के आधार पर कुछ नया ज्ञान सीखना, जबकि हमारा कौशल होता है कौशल किसी भी चीज को सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे अवबोधन, जैसे संकल्पना हो गया, नियम, सिद्धांत, इसके अर्थ को समझने लगा है, तो उसमें बच्चे में क्या विकास हो गया है, कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है? तो अवबोधन की प्राप्ति हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन। पहली बात तो ये रॉन्ग हो गया। शक्तिशालियों की शक्ति, ये भी गलत है। मन की भाषा, मन की भाषा कोई मैथ है नहीं, तो एक ऑप्शन बचता है मस्तिष्क का व्यायाम। मैथ को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है, गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी थी? देखिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण विषय है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, सामाजिक वातावरण में ही पूरा कर लिया जाता है। तो जब कभी भी आपसे सामाजिक वातावरण के संबंध में मैथ की लिए कुछ पूछे तो आपको सीधा सीधा करना है किलपैट्रिक में, ऑप्शन में टिक करना है। किसमें करना है? किलपैट्रिक में। इनका ये तीनों का गलत हो जाता है, किलपैट्रिक इनका राइट आंसर होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, वह कौन सा उद्देश्य कहलाएगा? सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक से रिलेटेड कक्षा में पढ़ाई होती है मगर बहुत कम होती है। शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ये सभी। तो सामाजिक उद्देश्य तो कक्षा में ही
प्राप्त कर ले ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर। यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके, उक्त दृष्टिकोण है। आपके पेपर में ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसमें हम ऑप्शन में नजर मारते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, या फिर शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्णन का। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है शिक्षा नीति 1986 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है, या गणित एक मूर्त विषय है। तो गणित एक कौन सा विषय है? एक रसहीन विषय है, ठीक है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इसमें कभी कभी आपको मिलता है ऑप्शन में जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, लेकिन जब इसमें होगा कि आनंद की प्राप्ति ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? गणित शिक्षण का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है वरन शक्ति भी प्रदान करना होता है। तो इसको दिया था, इस डेफिनेशन को डटन ने। कौन दिया था? डटन ने। तो ड्यूट, बेकन, डटन, प्लूटो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13वां नंबर। गणित व्यवहारिक गणित का भाग है। समीकरण, संख्याओं का हिसाब, समीकरणों को हल, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक गणित से कौन सा रिलेटेड होता है? इसमें आपको बताना है व्यवहारिक गणित से कौन सा रिलेटेड होता है। संख्याओं का हिसाब लगाना, ये गलत बात है। समीकरणों को हल करना, जोड़ व बाकी, तो बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां नंबर। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल दिखाना और उस शेष के बारे में ऐसे हमें बताना। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, मौखिक रूप से गलत हो गया, ठीक है। ये निगेटिव वर्ड चला गया, हमें पॉजिटिव वर्ड पर ध्यान देना है। विभाजन करने वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। वस्तुओं को विभाजक के गुणों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। कक्षा 4 में, चौथी कक्षा का बालक है, बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंडों को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है। दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। परिशुद्ध रूप से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी गलती भी हो सकती है, तो इसका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सेमी और इंचों में रेखा और परिशुद्ध, देखिए परिशुद्ध हो गया ना, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। यहाँ पे भी परिशुद्ध लिखा गया, क्या है? परिशुद्ध। तो तीनों में क्या एक नेगेटिव वर्ड आता है, वो है परिशुद्ध, जो जब कभी भी आपको मिले ऑप्शन में कहीं में भी, तो वो उसका रॉन्ग आंसर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सिखाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंक वाला प्रश्न है क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर है। वृद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। देखिए एक से अधिक उत्तर हैं, इसके कितने हैं? एक से अधिक उत्तर हैं। जब कभी भी ऐसा सवाल दे, मुक्त अंक
इस यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मुक्त अंक वाला कैसा होता है, जिसमें एक से अधिक आंसर हम उसके दे सकें, वो हमारा मुक्त अंक वाला कहलाएगा। एक से अधिक, अधिक से अधिक अगर हमारे पास एक से अधिक हो जाए, एक से अधिक हम आंसर दे पाए तो वो कैसा आंसर होगा, मुक्त अंक वाला। ठीक है, मुक्त अंक वाला वो हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर केवल एक तरीके से दे पाए तो हमारा वृद्ध अंत वाला कहलाएगा या बंद अंत वाला कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वें क्वेश्चन को देखिए, विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 बराबर क्या होगा। अभी हमने मुक्त अंक वाला देखा है, अब देखिए अब हम कुछ और देख सकते हैं। इस सीमित उत्तर प्रश्न उत्तर का तदनुरूपी मुक्त प्रश्न उत्तर प्रश्न होगा। मुक्त उत्तर कौन सा होगा, जिसमें एक से अधिक होना चाहिए। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये तो नहीं हो सकता। 5 और 3 का योग हम ज्ञात करेंगे तो सीधी सीधी होगा। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो जाए, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो जाए। तो हम एक ही आंसर दे सकते हैं ना, इसका 3 दे सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि मुक्त अंक में कितना होता है, एक से अधिक उत्तर होता है। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। 5 और 3 ये का योग क्या होगा, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका भी एक आंसर होगा, इसका भी एक आंसर होगा और इसका भी एक आंसर होगा। तो सी में देखते हैं, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। ठीक है, दो संख्याएं हम बता सकते हैं, 5, 3, 7, 1, कई सारे आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब है एक से अधिक आंसर होगा, और जब एक से अधिक आंसर होगा तो हमारा मुक्त अंक वाला क्वेश्चन बन जाएगा, मुक्त उत्तर प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर गलती होती, एक पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मुक्त अंत प्रश्न वाला या फिर बंद उत्तर प्रश्न वाला, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिसमें एक आंसर होगा उसको आप मुक्त उत्तर वाला कहेंगे, और जिसमें एक से अधिक होगा उसे आप जिसमें एक से अधिक होगा उसको मुक्त उत्तर प्रश्न कहेंगे, और जिसमें केवल एक होगा उसे बंद प्रश्न उत्तर कहेंगे। ये हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करता है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में सीखने में निपुणता, रॉन्ग है ये। पेपर पेंसिल का उपयोग करके केवल हम एक ही गाइडलाइन का बुक का पेपर पेन का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं। कलन एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना कम समय। देखिए, निपुणता तो कभी बच्चा प्राप्त कर ही नहीं सकता। जो हमारा प्राइमरी का बच्चा होगा हम उसे निपुण कैसे बना सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पे आ गई, देखिए अगले क्वेश्चन में परिकलन में परिशुद्धता। अब परिशुद्धता हमने अभी ऊपर बताया था कि ये निगेटिव वर्ड है। निपुणता हो गया, परिशुद्धता हो गया, आल सभी हो गया, या फिर ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। डोंट वरी, उसका भी एक चैप्टर आने वाला है जिसमें आप केवल ऑप्शन देखकर ही उसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं, एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में। ठीक है, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन हमारा सबसे मूल उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, जो मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए या फिर शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। 2 हमारे पास बचता है। अब 2 का आंसर आप बताइए। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में, हम बच्चे को गति थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, हम उसे सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला मतलब मुक्त। ठीक है, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए का मानक ज्ञात कीजिए, इसका मानक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें लगता है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास मिला, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल हम 45 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है, देखिए इसमें हम 5 गुणा 9 कर सकते हैं और 9 गुणा 5 कर सकते हैं। ठीक है, 2 आंसर मिलते हैं। लेकिन अगर हम 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे,
15 को हम 3 से गुणा इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले तो हम 15 को कर सकते हैं 3 पचे 15 और 3 कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार हम ऐसे कर सकते हैं 15 गुणा 3, 15 गुणा 3 हो गया। अब हम एक बार इसको इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं 15 गुणा 3 और गुणा में 3, ठीक है। 3 पचे 15 हो गया, 15 या 45। तो जिसमें एक से ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको मिलेंगे, आपको उसी को टिक करना है। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको घुमा कर दे दिया जाएगा कि एक, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन फंस रहा था, यहाँ पे भी फंस रहा था, तो ज़्यादा आंसर किसका मिल रहा? ऑप्शन नंबर ए का। तो हमने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशेषता महत्वपूर्ण है? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। ये भी कई बार आंसर दे दिया जाता है। और पढ़ते हैं, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। देखिए केवल वर्ड आया, ओनली वर्ड आया, तो ये भी निगेटिव वर्ड चला गया। वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुस्तक आकर्षक और रंगीन होगी तो अच्छी पाठ्य पुस्तक। इसमें पाठ्य पुस्तक के लिए बात कर रहा है, हमें उसके कलर के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, तो प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल गलत है। तो उसमें अवधारणाओं का जो परिचय है वो संदर्भों के माध्यम से दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। तो संरक्षण, ये वर्ड पर्यावरण से रिलेटेड है, ये अलग सा वर्ड दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 23 नंबर पे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रीय भ्रमण, ठीक है। क्षेत्रीय भ्रमण आपको करना बहुत जरूरी होगा, ठीक। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। फिर देखते हैं सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। ये तो रॉन्ग हो गया, पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। देखिए फिर अगला है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। सर्वेक्षण है तो सर्वथा हमारा ये गलत है, ठीक है। सर्वेक्षण अगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जब हम कभी भी वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाते हैं और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? एकाकीकृत, जैसे एकाएकी होता है, एकाएकी का मतलब है एक एक करके वो छांट रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? एक एक करके छांट रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। बच्चा अलग अलग छांट रहा है, मतलब एकाकीकता का सिद्धांत उसके अंदर विकसित हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अमूर्त और असंगत क्रम का सिद्धांत ये रॉन्ग हो गया। स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत ये भी रॉन्ग हो गया। एकाकी संगतता सिद्धांत अगला देखते हैं, अमूर्तन सिद्धांत ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन एक ही बचता है, एकाकी संगतता सिद्धांत। जब कभी भी कोई भी बच्चे के लिए, चाहे वो प्राइमरी LKG का हो, चाहे हम 5वीं क्लास के बच्चे को देते हैं, अगर वो पेन को अलग करता है, पेंसिल को अलग करता है और सबको काउंट कर लेता है, तो वो हमारा सिद्धांत होता है एकाकी संगतता का सिद्धांत। मतलब एक एक वस्तुओं को अलग अलग उसके क्रम में रख पाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप, पैटर्न, कोण, सममिति या चौपड़। देखिए किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्राइमरी लेवल से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरूप ये ठीक है, आजकल नवोदय में प्रतिरूप पैटर्न चलने लगे हैं। एंगल वगैरह भी पढ़ा दिया जाता है, बेसिक जानकारी दे दी जाती है थोड़ी बहुत प्राइमरी लेवल में। सममित, सिमेट्री मतलब सेम दिखने वाला, ठीक है। सिमेट्री से रिलेटेड भी कई सारी जानकारियां दे दी जाती है बच्चों को, क्योंकि वो LKG से ही सीखने लगता है सिमेट्री के बारे में। चौपड़, ये चौपड़ एक ऐसी मेथड होती है जिसे हम बाद में देते हैं, ठीक है।
और इसके बारे में ढेर सारी जो भी मेथड होती है हमारी, इसके बारे में एक अलग से वीडियो आने वाला है। और एक बात, एक जो ट्रिकी मैथमेटिक होती है, ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी पेडागोजी को किस तरीके से मात्र देखकर ही हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारा होता है निगेटिव वर्ड, हम निगेटिव वर्ड को ढूंढकर उसको आंसर दे सकते हैं। एक पूरा का पूरा ट्रिक के बेस पर एक वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।